today we are going to discuss about single stage common emitter amplifier. So basically what is a single stage common emitter amplifier is when a single transistor is going to be used for amplification purpose for a weak signal, then it is known as the single stage amplifier. किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में जब हम लोग एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए, सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तब उस समय उस सर्किट को हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर कहते हैं. व्हेन इन एन एम्पलीफायर in an amplifier only one transistor is used for amplification of a weak signal. जब एक सिंगल ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए वीक सिग्नल का, तब उस सर्किट को हम लोग कहते हैं क्या, तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है. एक्चुअली जो प्रैक्टिकल सर्किट होते हैं लोग ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में, उसमें कई ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है वन बाई वन कास्केट के फॉर्म में, एक के बाद कास्केटिंग फॉर्म में कई ट्रांजिस्टर का और बीजेटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एम्पलीफिकेशन का पूरे प्रोसेस को अचीव करने के लिए. क्योंकि कोई भी सिंगल जो बीजेटी होता है वो इतने इनफ उनकी गेन नहीं होता कि जो भी डिजायर्ड लेवल का हमको आउटपुट चाहिए वो एक सिंगल बीजेटी हमको पूरा करके दे सकता है. तो हम लोग कास्केडिंग में क्या करते हैं, एक के बाद एक कई बीजेटी को लगाते हैं. जैसे कि एक बीजेटी अभी हमारे पास है, इसने कुछ एम्पलीफिकेशन कर दिया, इसमें हमने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद इस बीजेटी का जो आउटपुट होगा वो किसी दूसरे बीजेटी को मिलेगा, और उसके बाद ये इसका जो कुछ आउटपुट होगा वो किसी तीसरे बीजेटी को होगा. इस तरह से सीरीज में हम लोग कई बीजेटी को लगाते जाते हैं और फाइनली हम लोग एक डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर लेते हैं. तो ये होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में. सिंगल स्टेज में सिर्फ एक ही बीजेटी हम लोग यूज़ करते हैं. सिंगल बीजेटी जो होता है उसमें एक वीक सिग्नल देते हैं और इसकी जो भी इसका गेन की क्षमता होगी उसके अनुसार ये आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके दे देता है. ठीक है. तो अब इस तरह का जो सर्किट है, सिंगल स्टेज सर्किट है, इसमें हम लोग अपनी फिगर में देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ये एक सर्किट है. इट इज़ वन ऑफ द एसोसिएटेड सर्किट फॉर द सिंगल स्टेज इन विच वी आर यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट. वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं. रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है एंड रेजिस्टेंस R3 है. ये एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट बना रहा है. वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग सर्किट का जो काम था वो काम ये होता है कि जब भी हम बीजेटी को एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए वर्क कराना चाहते हैं तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि जो भी इनपुट सिग्नल हमको दिया जा रहा है बीजेटी को, उसका कोई भी पार्ट आउटपुट के पास एम्पलीफिकेशन के बाद हमको प्राप्त नहीं हो, हमको आउटपुट में नहीं मिले. तो एक प्रॉपर एसोसिएटेड सर्किट जिसको हम लोग बाइसिंग सर्किट कहते हैं उसका होना बीजेटी के साथ ज़रूरी है. ये दो चीज़ों को कंफर्म करता है. एक चीज़ को हमको हम लोग ये कंफर्म करेगा कि भाई इनपुट का कोई भी सिग्नल अगर आप इसको दे रहे हो तो वो पूरी तरह से आउटपुट में अपीयर हो, वो पूरा सिग्नल आपका आउटपुट में अपीयर हो. दूसरा क्या है कि जब भी बीजेटी को हमको काम कराना पड़ता है एज ए एम्पलीफायर, तो हमारा बीजेटी का इनपुट सर्किट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और आउटपुट सर्किट हमेशा जो हमारे पास होता है वो हमेशा आउटपुट सर्किट रिवर्स बाइस होना चाहिए. तो इन दोनों कामों को कौन एश्योर करता है, तो बाइसिंग सर्किट. तो बाइसिंग सर्किट कौन सा है, तो हमारे जो इस सर्किट में ये वाला जो हिस्सा है R1, R2 एंड RE, दिस फॉर्म द बाइसिंग सर्किट. ये क्या प्रोवाइड करता है, इनपुट सर्किट हमारा हमेशा क्या रहे, फॉरवर्ड बाइस्ड, और आउटपुट सर्किट जो हमारा रहेगा ये हमेशा रिवर्स बाइस रहेगा. इसका कंफर्मेशन करता है रिवर्स बाइस. ठीक है. इससे क्या होगा, कोई भी इनपुट पार्ट सिग्नल का है जो है वो आउटपुट में कट हो जाए, ऐसा होने से इसको रोकेगा. तो अगर हमको पूरे इस सर्किट को हमें एनालाइज करना है कि ये पूरे सर्किट में R1, R2, R3 का क्या काम है, Cin का क्या काम है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द CE एंड द CC. ये बेसिकली जो 4 सर्किट एलिमेंट्स है और उसके फंक्शन को हमें जानना है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि वो कौन कौन सा
पार्ट है। तो पहला जो है हमारे पास बाइसिंग सर्किट, पहला है बाइसिंग सर्किट, बाइसिंग सर्किट। तो बाइसिंग सर्किट कौन बनाता है? तो बाइसिंग सर्किट हम जो सर्किट देख पा रहे हैं उसमें रजिस्टर R1, रजिस्टर R2 एंड रजिस्टर RE, this form the biasing circuit. This is the part of the biasing circuit. Okay, what they assure? They assure the proper biasing and stabilization. Proper biasing and stabilization. Stabilization. तो बाइसिंग से तो हमें समझ में आ गया कि बाइसिंग से क्या होगा, इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहे, आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बाइस रहे। स्टेबलाइजेशन से क्या मतलब है? स्टेबलाइजेशन का रिलेशन जो है वो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे हम लोग क्यू पॉइंट या साइलेंस पॉइंट भी कहते हैं, उससे होता है। और ये एश्योर करता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट कभी भी अपने पोजीशन से फ्लक्चुएट ना करे, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट का जब डीसी लोड लाइन पे ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करता है, एक डीसी लोड लाइन पे अगर ऑपरेटिंग पॉइंट फ्लक्चुएट करता है तो हो सकता है कि जो मेरा टाइप ए एम्पलीफायर है वो टाइप बी बन जाए, या टाइप ए बी बन जाए, या टाइप सी एम्पलीफायर बन जाए। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो भी इनपुट सिग्नल होगा उसमें आउटपुट में अपीयरेंस में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। हमको पता है कि टाइप ए एम्पलीफायर जो होता है, अगर वो क्यू पॉइंट जो हमारा मिडिल ऑफ द डीसी लोड लाइन हो, तो जो एम्पलीफायर होगा वो पूरा का पूरा इनपुट और आउटपुट दोनों पार्ट के सिग्नल को आउटपुट में प्रेजेंट कराता है एम्पलीफायर में। जबकि टाइप बी में अगर हो जाए तो मतलब टाइप बी में क्या होता है, क्यू पॉइंट का शिफ्टिंग कहाँ हो जाता है? तो ऑन द वर्ज ऑफ द डीसी लोड लाइन, ठीक है, क्यू पॉइंट का शिफ्टिंग यहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे होने पे क्या होता है कि ओनली हाफ ऑफ द सिग्नल इज गोइंग टू बी एम्पलीफाइड इन द आउटपुट। तो क्यू पॉइंट का स्टेबलाइजेशन होना काफ़ी जरूरी है कि कोई भी किसी भी तरह का पैरामीटर वेरी करे, लेकिन क्यू अपने पोजीशन से, ऑपरेटिंग पॉइंट से स्टेबल रहे, अपने पोजीशन से चेंज ना करे। तो ये दोनों काम हमारा करा देता है कौन? बाइसिंग सर्किट R1, R2, RE, प्रॉपर बाइसिंग एंड प्रॉपर स्टेबलाइजेशन क्यू पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बाइसिंग सर्किट का काम, R1, R2, RE इन चीज़ों को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट वन वाज द CC। नेक्स्ट वन वाज द CC। तो सी, इसको इनपुट कैपेसिटर भी हम लोग कहते हैं, इनपुट कैपेसिटर, सी इन भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ है? देखिए आप यहाँ पे सी इन यहाँ पे मौजूद है। सी इन, सी इन का काम क्या है? तो सी इन एक पहली बात तो मान लेते हैं सी इन जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। कितने का? तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोफराड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जो हमारा इनपुट सिग्नल कौन? जो हमारा वॉइस सिग्नल है जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, उस इनपुट सिग्नल को हमें R2 रजिस्टर, जो कि एक बाइसिंग सर्किट का हिस्सा है, R2 किसका हिस्सा है? तो बाइसिंग सर्किट का हिस्सा है। इस रजिस्टर R2 के साथ कपल कराना, ठीक है, इस रजिस्टर S2 के साथ कपल कराना, ठीक है, बेस। तो जो भी हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, ये हमारा इनपुट सिग्नल, इस सिग्नल को हमारे बेस के साथ और जब के साथ हमारा कपल कराना है इनपुट सिग्नल को, वी इनको, ठीक है, ठीक ना। अदरवाइज अगर आप एक चीज़ ध्यान दें कि अगर हमने यहाँ पे कैपेसिटर सी इन नहीं देते, अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर सी इन नहीं देते, सपोज यहाँ पे ये सिंपल प्लेन रहता, ये इस तरह से रहता, यहाँ पे सी इन नहीं होता, तब हम क्या होता था, पोजिशन क्या हो जाता, चेंजेस क्या आता है इसमें। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते हैं कि सी इन ना हो, इस सिचुएशन में सी इन ना हो, तो हमारा जो ये सोर्स रेजिस्टेंस है, क्या ये जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो आप ध्यान दोगे तो R2 के क्रॉस पैरेलल में आ जाएगा। जो सोर्स रेजिस्टेंस देखिए, जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जिस वॉइस को हमको एम्पलीफाई करना है, वो इनपुट सिग्नल का जो सोर्स रेजिस्टेंस है, अगर मान लेते हैं इसको RS सोर्स रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे सी इन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, ये RS रजिस्टर और ये R2 आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल में आ जाता है। ये दोनों पॉइंट में देखिए आप यहाँ पे पैरेलल में आ जाता है, ये दोनों अगर पैरेलल में आ जाता है तो R2 का जो भी वैल्यू हमने सेट किया था स्टेबलाइजेशन के लिए और प्रॉपर बाइसिंग के लिए, एक्चुअल में वो R2 ना होकर के इस RS और R2 का इक्विवेलेंट बन जाता है। यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट बन जाता है तो हमें पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी
parallel in a parallel connection, whatever be the smallest resistance present, the equivalent will be less than that equivalent, smallest resistance. R2 और RS में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में। तो इफेक्टिवली हमको तो लग रहा है कि हमने यहाँ पे R2 का कुछ वैल्यू के साथ बाइसिंग करके रखा है, लेकिन अगर यहाँ पे C इन ना होता तो RS और R2 आपस में पैरेलल हो जाते हैं और R2 ना रह करके एक स्मॉलर रेजिस्टेंस में बदल जाता है। अगर ऐसा बदलता तो फिर क्या होता है कि जो हमारा बाइसिंग सर्किट है वो प्रॉपर बाइसिंग खत्म हो जाता है ना, क्योंकि R2 की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली चेंज कर गया। क्यों? क्योंकि RS और R2 आपस में पैरेलल में आ गया। इसीलिए मुझे क्या करना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है वो हमारे R2 के साथ कि पैरेलल में ना आए, तो आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना होगा ताकि ये सोर्स रेजिस्टेंस R2 के साथ पैरेलल में नहीं आए और बाइस को चेंज ना कर सके। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे कैपेसिटर C इनका काम क्या है कि सोर्स रेजिस्टेंस को R2 के साथ पैरेलल में नहीं आने देता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? तो दूसरा इसका यूज़ है कि जो कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगाया, यहाँ पे कैपेसिटर लगाने को तो हम लोग इंडक्टर भी लगा सकते थे, बट इंडक्टर विल अपोज द चेंज ऑफ द एसी को अपोज कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या होगा कि एसी को तो पास होने देगा, यहाँ पर से कैपेसिटर के पास से एसी तो पास हो जाएगा, बट इट विल ब्लॉक द डीसी, तो ये भी हमारा बेनिफिट हो गया। तो सी इन हमारे पास क्या काम कर रहा है? तो सी इन जो हमारा है वो एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। काम क्या कर रहा है? ये हमारे सोर्स रेजिस्टेंस को हमारे R2 के साथ डायरेक्टली पैरेलल में आने से रोकता है ताकि बाइसिंग चेंज ना हो सके। और इसके साथ साथ क्या करता है कैपेसिटर एसी सिग्नल को तो अलाउ कर देता है, बट आइसोलेट द सिग्नल सोर्स फ्रॉम R2, सिग्नल सोर्स R2 से आइसोलेट भी करके रखता है। तो ये आपका काम हो गया इनपुट कैपेसिटर C इन का। ठीक है, नाउ मूव टू द इमीटर बाईपास कैपेसिटर CE। थर्ड वन वाज द इमीटर बाईपास कैपेसिटर, मीटर बाईपास कैपेसिटर जिसको हम लोग CE कह रहे हैं। ठीक है, CE देखिए पोजीशन कहाँ है? तो इसका पोजीशन यहाँ पे है CE। ओके, इसका पोजीशन यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ CE इमीटर बाईपास कैपेसिटर? देखिए तो ये लगभग 100 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। कितना? 100 माइक्रोफैराड का, और RE के साथ पैरेलल में लगा रहता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए ये CE नहीं होता, यहाँ ये CE नहीं होता, लेट अस सपोज CE नॉट है, ये रास्ता है CE नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हाँ दिस इज नॉट, ये CE नहीं है इस रास्ते में। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट होता तो जो भी एम्पलीफाइड सिग्नल है, अब ये आउटपुट, हमारा आउटपुट सर्किट कौन सा है? ये वाला आउटपुट सर्किट है पूरा का पूरा। यहाँ से दिस इज द आवर आउटपुट सर्किट, दिस इज द पाथ ऑफ द आउटपुट सर्किट। हमारा इस तरह से चलता है ये पूरा आउटपुट सर्किट। अब इस आउटपुट सर्किट में क्या हो रहा है? इस आउटपुट सर्किट में हमने अपना जो सिग्नल है, स्मॉल सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई फॉर्म में अपियर होता है। कहाँ? तो आउटपुट सर्किट में एम्पलीफाई फॉर्म में अपियर होता है। अगर किसी सिग्नल को हमने इतना मेहनत करके एम्पलीफाई करवाया है, ठीक है, और वो एम्पलीफाइड सिग्नल रजिस्टर RE क्या है? तो बाइसिंग सर्किट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका तो होना जरूरी है। अगर एम्पलीफाइड सिग्नल जब आउटपुट सर्किट में फ्लो करेगा तो वो RE के पास से भी गुजरेगा। RE के पास से गुजरेगा तो RE एक रजिस्टर है, हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल को क्या कर देगा वो कि उसको कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। मतलब एम्पलीफाइड सिग्नल है वो थोड़ा सा डी एम्पलीफाइड हो जाएगा। एक तो हमने एम्पलीफाई किया, लेकिन RE ने क्या किया? उसको कुछ वोल्टेज ड्रॉप कराया अपने अक्रॉस और उस एम्पलीफाइड सिग्नल को थोड़ा सा डी एम्पलीफाइड कर दिया। अगर डी एम्पलीफाइड हो जाएगा तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था वो एक्चुअल में आउटपुट घट जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। और RE को भी हम लोग हटा नहीं सकते क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ द बाइसिंग सर्किट। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस ले सकते हैं कि भाई RE तो हटा सकते नहीं है, तो क्यों ना हम हमारा जो सिग्नल जब RE के पास पहुंचता है तो उससे पहले इसको एक ऐसा बाईपास, एक ऐसा लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दे कि जब हमारा सिग्नल इस पॉइंट पे पहुंचे
तो इसको कैपेसिटर की तरफ एक लो रिएक्टेंस पाथ नजर आए, लो रिएक्टेंस पाथ हो जाए, और हमारा जो सिग्नल है वो आरई की तरफ ना फ्लो करके कैपेसिटेंस वाला रास्ते की तरफ मुड़ जाए। तो इससे क्या होगा कि आरई के पास जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप था वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाएगा, सिग्नल इस तरफ जाएगा ही नहीं आरई की तरफ, उससे कम रिएक्टेंस वाला पाथ जो कि सी की तरफ अवेलेबल है उसके तरफ सिग्नल चला जाएगा और वो अपना आउटपुट रास्ता पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर मीन्स कि यहाँ पे एक बाईपास रास्ता प्रोवाइड किया गया है सीई के द्वारा, जहाँ पे एम्पलीफाइड सिग्नल सी की तरफ से निकल जाए, आर की तरफ फ्लो ही ना करे। ठीक है, इससे हमारा फायदा क्या होता है कि हमारा जो एम्पलीफाइड सिग्नल है वो बच जाता है डी एम्पलीफाइड होने से या उसमें फर्दर वोल्टेज ड्रॉप होने से बच जाता है, और आउटपुट पे हमारा सिग्नल मेन सिग्नल अपीयर हो पाता है एम्पलीफाइड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट वन वाज द कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, अब वर्ड से ही लग रहा है कपल का। कपल का मतलब है कि कपलिंग कैपेसिटर का जो काम होता है वो, जब हम लोग मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे आगे तो वहाँ देखेंगे एक स्टेज मतलब कि एक बीजेटी ने जब कुछ इनपुट लेकर के आउटपुट बनाया, उस आउटपुट को उसके आगे वाला बीजेटी के लिए इनपुट बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह सेकंड बीजेटी कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसके आउटपुट को किसी तीसरे जो बीजेटी जो उसके साथ सीरीज में होगा उसके साथ इनपुट में लगाते हैं। तो एक बीजेटी को दूसरे बीजेटी से, यानी कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कैसे जोड़ा जाएगा, ये काम हमारा करता है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर होता है एक्चुअल में ये क्या है, एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में यूज करते हैं, जिसका काम होता है इट इज यूज्ड टू कपल वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन टू द नेक्स्ट स्टेज, वन स्टेज ऑफ द एम्पलीफिकेशन टू द नेक्स्ट स्टेज। अब बात हो जाता है कि अगर डायरेक्टली हम लोग क्यों नहीं ले लेते, हम लोग आउटपुट जो हमारा मिल रहा है लोड के अक्रॉस, व्हाई वी आर यूजिंग द कपलिंग कैपेसिटर इन बिटवीन दिस। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर से इस तरह से वायर लेते और यहाँ पे लोड रजिस्टर लगा करके यहाँ पे आउटपुट ले लेते, क्यों नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे कारण है कि भाई ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू यूज अ कैपेसिटर, one of the as a option. You have another option as the transformer coupling is also available, but in this circuit we are using a coupling capacitor, because let us imagine about the next multi-stage. देखिए this is the multi-stage transistor। यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मल्टी-स्टेज ट्रांजिस्टर में तो हो क्या रहा है कि एक स्टेज ये है जो बिल्कुल सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर है, जो हमारे पास सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर इतना स्टेज था, सिंगल स्टेज, एंड इट इज ऑल्सो अ रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट स्टेज। दिस इज द सेकंड स्टेज, ये भी रेप्लिका है, और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी R1 है, इसमें भी R2 है, R1 R2 R ऑल आर द रेप्लिका CE। But this stage, the first stage is coupled with the second stage via coupling capacitor, This is the coupling. So why we are using a coupling capacitor to couple first stage and with the second stage? So why are we using that? Let's start. Hope we are not using coupling capacitor. They are directly coupled. Okay, they are directly coupled. So what will happen? देखो फर्स्ट स्टेज का ये रजिस्टर जो है आपके पास, previously I have written as the R1, फर्स्ट स्टेज का ये जो कैपेसिटर है RC, दिस इज आल्सो RC। ठीक है, अगर ये नहीं होता, यहाँ पे मान लेते हैं कि कैपेसिटर नहीं है, ये डायरेक्टली कपल्ड है, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट होता है, ठीक है, किसी भी एम्पलीफायर सर्किट के जो आउटपुट में वो होता है रिवर्स बायस, यानी कि हाई रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, ये रिवर्स बायस है, आउटपुट सर्किट जो कि आपका रिवर्स बायस है पूरी तरह से। और एक आउटपुट सर्किट, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सर्किट को हम सेकंड स्टेज के इनपुट सर्किट के साथ अटैच कर रहे हैं, इनपुट सर्किट के साथ,
और हमें पता है बीजेटी का जो इनपुट सर्किट होता है वो एक लो रेजिस्टेंस एरिया होता है क्योंकि फॉरवर्ड बाइस होते हैं, ठीक है, लो रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस। और बीजेटी का जो आउटपुट सर्किट होता है वो आपका रिवर्स बाइस होता है, इट इज हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो एक फर्स्ट स्टेज का हाई रेजिस्टेंस एरिया को हमें कपल करना है सेकंड स्टेज के लो रेजिस्टेंस एरिया के साथ कपल करना है। अब अगर आप ये कपलिंग करते हैं तो क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस एक पॉइंट यहाँ और दूसरा पॉइंट ये भी है, मीन्स एक हाई रेजिस्टेंस एंड एक लो रेजिस्टेंस सेकंड स्टेज का लो रेजिस्टेंस और फर्स्ट स्टेज का हाई रेजिस्टेंस आपस में अगर आप ध्यान दो तो दे कम इन पैरेलल, so their equivalent resistance will be get changed. So what is the effective resistance in between them? The effective resistance will be the lower than the already low value RL. तो RC और R1 का इन दोनों में से जो लो रेजिस्टेंस है उससे भी कम का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलली अटैच्ड हो गए। अगर पैरेलली, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं शंटिंग। तो शंटिंग। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर कपलिंग कैपेसिटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो बाइसिंग कंडीशन है नेक्स्ट स्टेज का, बाइसिंग कंडीशन क्या था नेक्स्ट स्टेज का, R1 क्या है, एक बाइसिंग सर्किट का हिस्सा है। तो R1 की कोई भी वैल्यू दिया हमने और अगर कपलिंग कैपेसिटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया था तो RC जो है वो R1 के साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं शंटिंग इफेक्ट ऑफ RC। और इस शंटिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है आपका R1 वो इनडायरेक्टली चेंज हो जाएगा विद एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज लोअर देन द R1 बिकॉज़ दे आर इन द पैरेलल, RC एंड R1 आर इन द पैरेलल। Hence we have to use a coupling element in between these two stages so that RC will not come in directly or in shunt or in parallel with the R1 and the biasing condition of the next stage will not be going to be changed. Okay, तो क्या समझ में आया कि कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, तो ये एक स्टेज का दूसरे स्टेज के बीच में डायरेक्ट शंटिंग इफेक्ट नहीं होने देता है कपलिंग कैपेसिटर, और साथ साथ आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि जो डीसी वैल्यूज है, जो डीसी सप्लाई है वन स्टेज का, वो नेक्स्ट स्टेज में पास ना करे। अगर यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर है तो जो भी आउटपुट यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है, जो भी आउटपुट है वो इस कपलिंग कैपेसिटर के साथ पास कर जाएगा, आराम से नेक्स्ट स्टेज के बाय बेस में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये कैपेसिटर बीच में लगा होने के कारण क्या होगा, तो जो डीसी सप्लाई हमारा पास हो रहा है वो इस कैपेसिटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो दे आर टू यूजेस ऑफ दिस कपलिंग कैपेसिटर। पहला, शंटिंग इफेक्ट को रोकना कि RC R1 के साथ पैरेलल में नहीं है, और दूसरा क्या है कि पहला स्टेज का डीसी वैल्यूज को नेक्स्ट स्टेज के साथ आइसोलेट कर देना, अलग कर देना, और सिर्फ एसी सिग्नल ही, पहला स्टेज का जो हमारा आउटपुट सिग्नल एसी मिला है वही हमारे सेकंड स्टेज के लिए फ्लो कर पाए, डीसी वाला पार्ट फ्लो नहीं कर पाए। तो दिस इज द ओवरऑल full process and full circuit associated with the single stage common emitter amplifier. Okay, तो हम रिवाइज कर देते हैं कि R1, R2, RE प्रॉपर बाइसिंग स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनपुट कैपेसिटर का जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि जो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है R2 के साथ डायरेक्टली शंट में नहीं आ जाए, कपल में नहीं आ जाए, उसके लिए इमिटर बाईपास लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारा जो ऑलरेडी एम्पलीफाइड सिग्नल है वो RE के अक्रॉस उसका वोल्टेज ड्रॉप ना हो और पूरा एम्पलीफाइड सिग्नल हमको मिल सके। और कपलिंग कैपेसिटर जो है कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कपल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।